हाँ जी रजत। तो अब हमने जो आपका नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करना स्टार्ट करना है वो करना है रजत, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 किस बारे में बात करता है? डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के बारे में। ठीक है। ये चैप्टर हमें बताता है कि टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स के केस में, याद रखना, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स के केस में डेप्रीसिएशन कैसे चार्ज करेंगे, और इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स के केस में जो है वो अमोर्टाइजेशन हम लोग किस तरह से चार्ज करेंगे। ये चैप्टर इस बारे में बताता है। ठीक है, याद रखना राजे, टेंजिबल एसेट्स के लिए आपके पास है डेप्रीसिएशन और इनटेंजिबल एसेट्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन। सबसे पहले तो नॉन करंट एसेट्स का मीनिंग समझो। तो कहते हैं कि मीनिंग ऑफ नॉन करंट एसेट, तो कहते हैं जो हमारी एसेट साइड है बैलेंस शीट में वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। कौन कौन से? एक तो करंट एसेट्स और दूसरा नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में यूज करते हैं। इसको हमने डायरेक्टली सेल नहीं करना। जैसे इस वक्त ये जो पर्टिकुलर पीसी है, मैं इसके थ्रू आपको क्लासेस दे रही हूँ, राइट? तो इसके थ्रू अगर मैं आपको क्लासेस दे रही हूँ तो ये पीसी यूज हो रहा है इन सप्लाई ऑफ सर्विस। तो ये जो पर्टिकुलर पीसी होगा, कंप्यूटर होगा, इस ये मेरे लिए बुक्स में, मेरी बुक्स में क्या होगा? नॉन करंट एसेट। बेसिकली जो लॉजिक है वो क्या है? द एसेट जनरेट बेनिफिट्स टू द फर्म फॉर मोर देन 12 मंथ्स। ये एक ऐसा एसेट है जो 12 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए बेनिफिट जनरेट करके देता है। समझ आ गई मेरी बात? अब नॉन करंट एसेट्स को रजे याद रखना, हम लोग फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक तो टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स और दूसरा इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स कौन से हुए? जो मुझे दिखते हैं, राइट, जिनको मैं टच कर सकती हूँ, जिनका फिजिकल सब्सटेंस होता है, उनको हम टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स बोलेंगे। इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स कौन से हुए? जिनका कोई भी फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता, जिनको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये आपके क्या है? इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। समझ गए मेरी बात? अब राजे नेक्स्ट पार्ट पर आओ। देखो, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था डेप्रीसिएशन का। पहले हमने टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स पर डेप्रीसिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। डेप्रीसिएशन बेसिकली हम क्यों चार्ज करते हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से। मैंने आपको क्या बोला था? मैंने कहा था कि जैसे जैसे इन एसेट आपको वो पर्टिकुलर इनकम जनरेट करके देगा, वैसे वैसे आप उस एसेट पर डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे, राइट? ठीक है। बेसिकली क्या है कि अगर एक मशीनरी मैंने परचेज की है, ध्यान से सुनना, अगर एक मशीनरी मैंने परचेज की है, ये मशीनरी मुझे इनकम जनरेट करके दे रही है अगले 5 सालों में, तो इसका जो खर्चा मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालूंगी वो भी 5 सालों में धीरे धीरे करके डालूंगी एज प्रोपोर्शन टू इनकम। तो ये बेसिकली मैचिंग कॉन्सेप्ट था जिसके पीछे का कारण था हमारा डेप्रीसिएशन, जो हम इस तरह से चार्ज करते। ठीक है, यहां तक समझ आया ना? ओके। कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रीसिएशन के बाद उसमें हमने पढ़ा था कि डेप्रीसिएशन जो है वो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से डेप्रीसिएशन लगती है। फर्स्ट कारण क्या है? नॉर्मल वेयर एंड टियर। ठीक है, एसेट जब हम यूज करते हैं तो उसका नॉर्मल वेयर एंड टियर होता है। इफ्लक्स ऑफ टाइम, जब टाइम पास होता है तब भी उसकी वजह से डेप्रीसिएशन चार्ज होती है। ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू और डिप्लीशन मैनी मेनली इन केस ऑफ माइंस। तो राजे ये सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से डेप्रीसिएशन हम चार्ज करते हैं, ये रीजंस हैं डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, एक तो ये आपने बुक में से पढ़ के जाने हैं। दूसरा, फैक्टर्स, कौन से ऐसी चीजें हैं जिनको हम यूज करके हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। आपने एसिड कब तक यूज करना है इस पे भी डिपेंड करता है कि आप डेप्रीसिएशन जो है वो कैसे लगाओ। ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ एसिड, एसिड की कॉस्ट कितनी है, और रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है?
स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब जो एसेट के लाइफ के एंड पर वैल्यू बच जाती है उसको हम स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। तो याद रखना, देयर आर थ्री फैक्टर्स जो ये डिसाइड करते हैं कि डेप्रीसिएशन कितनी होगी। कौन कौन सा? यूजफुल लाइफ, कॉस्ट ऑफ एसेट और रेजिडुअल वैल्यू। समझ गए मेरी बात? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको सभी को समझ आ गया रजे? कोई प्रॉब्लम यहां तक? हाँ जी ऑनलाइन। ओके, ओके ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पर और अजय। नेक्स्ट पार्ट में डेप्रिसिएशन ऑन कंपोनेंट ऑफ एसेट। हाँ, ये क्या हमने पढ़ा था कि हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर एसेट जो है वो बहुत लार्ज है, बड़ा है, और वो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, तो आप उस पर जो डेप्रिसिएशन है वो अलग अलग पार्ट्स पर लगाओगे। इसका दी बेस्ट एग्जांपल है एयरक्राफ्ट। अब एयरक्राफ्ट के केस में क्या होता है, उसकी आउटर बॉडी है वो लोहे या मेटल की बनी हुई है, उसकी लाइफ मान लो 8 years की है। और उसके बाद उसमें जो अंदर फर्नीचर लगा हुआ है उसकी लाइफ मान लो 10 years की है। और उसके बाद उसका जो इंजन है उसकी लाइफ मान लो 15 years की है। तो आप आउटर बॉडी पे डेप्रिसिएशन अलग, उसके अंदर वाले फर्नीचर पर जो फिक्सर्स उसमें लगे हुए हैं वो अलग, और उसके जो इंजन है उस पे डेप्रिसिएशन अलग लगाओगे, कंपोनेंट वाइज लगाओ। आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है ये अलाउ करते हैं। इस पर हमारा कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो नहीं दिया हुआ, तो आपको इसको ये एज इट इज ही याद रखना है कि अगर एक पर्टिकुलर मेजर कॉम्प्लेक्स सेट है और वो अगर पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है तो वो आप डेप्रिसिएशन उस पर लगा सकते। ठीक है, यहां तक समझ आ गई मेरी बात? ऑनलाइन स्टूडेंट्स रजे आपको क्लियर है? सभी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ओके। ये डेप्रिसिएशन का मीनिंग गो थ्रू करो जरा फटाफट से, जो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, जल्दी करो। हाँ जी, कर लिया। क्या लिखा हुआ देखो मैंने यहाँ पे, मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि जो डेप्रीसिएशन है पहले तो वो मैच करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ यूज ऑफ एसेट। मतलब जिस पैटर्न में आप एसेट को यूज कर रहे हो उस पैटर्न में आपकी डेप्रीसिएशन मैच करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके डेप्रीसिएशन चार्ज करने के ब्रॉडली दो मेथड्स हैं। कौन कौन से? एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब हर साल हम इक्वल डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं ऑन कॉस्ट ऑफ एसेट। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हर साल डेप्रिसिएशन जो है वो कम होती जा रही है और ये एसेट की कैरिंग अमाउंट पर लगती है ना? तो जिस हिसाब से आप उस पर्टिकुलर एसेट को यूज कर रहे हो उस पैटर्न ऑफ यूज के हिसाब से आप अपना मेथड सिलेक्ट करोगे। यहां तक मेरी बात समझ आई ना? ठीक है। अब राजे, नेक्स्ट जो हमने पार्ट करना है, जो आपने बुक में से पढ़ के जाना है, ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, ये बुक में मार्क कर लेना। ये आप लोगों ने नेक्स्ट पार्ट पढ़ के जाना है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन? फर्स्ट ऑफ ऑल राजे, करेक्ट इनकम मेजरमेंट होती है। देखो, अगर आपने मशीनरी के थ्रू इनकम जनरेट की है तो उस पर्टिकुलर मशीनरी का कोई खर्चा भी आया होगा, वो खर्चा क्या है हमारा? डेप्रीसिएशन। इसीलिए करेक्ट इनकम मेजरमेंट करने के लिए डेप्रीसिएशन चार्ज करना जरूरी है। दूसरा, ट्रू पोजीशन स्टेटमेंट। बैलेंस शीट में जो एसेट है वो कौन से अमाउंट पर रहता है? कैरिंग अमाउंट पर, राइट? बैलेंस शीट में हम एसेट को कैरिंग अमाउंट पर लेते हैं। यही एसेट की क्या है?
ट्रू वैल्यू है। क्यों? क्योंकि क्या एसेट हर वक्त कॉस्ट पर ही रहेगा? नहीं, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एसेट वो डिक्रीज होगा। तो दैट्स वाई राजे ट्रू पोजीशन डिटरमिन करने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी है। मुझे बताओ कैरिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस डेप्रीसिएशन, उसकी अब तक की टोटल डेप्रीसिएशन माइनस कर देते हैं, तो कॉस्ट ऑफ कैरिंग अमाउंट आ जाता है। उसके बाद फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट, एसेट का कैरिंग अमाउंट कहीं ना कहीं मुझे ये इंडिकेशन देता है कि अगर मुझे नया एसेट खरीदना है तो मुझे कितने फंड्स चाहिए फॉर रिप्लेसमेंट। दूसरा, असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर एक पर्टिकुलर नॉन करंट एसेट प्रोडक्शन में यूज हो रहा है तो उसकी कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड होनी चाहिए, तो इसीलिए हम डेप्रिसिएशन इंक्लूड करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स। क्लियर हो गया? चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहां तक क्लियर है रजे? सभी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है रजे, ओके। अब ये पार्ट, हाँ, ये पार्ट आप लोगों ने एक तो पढ़ के जाना है कि नॉन करंट एसेट की रजे जब आप कॉस्ट डिटरमिन करते हो तो उसमें कौन कौन सी चीजें लेते हो? रजे तीन मेजर चीजें लेनी है, ये भी शायद मैंने आप लोगों को नोट्स में लिखवाया था। ये रहा डेप्रिसिएशन ऑन कंपोनेंट ऑफ एसेट, ये मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया। ऑब्जेक्टिव्स भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे नोट में कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जब हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट डिटरमिन करते हैं तो इसमें तीन मेजर चीजें ऐड करते हैं। फर्स्ट है अजय कॉस्ट ऑफ परचेज, ठीक है। दूसरा है ऑल अदर एक्सपेंसेस जो एसेट को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन तक लाने के लिए जरूरी है। जैसे आपने अगर एक मशीनरी परचेज की है, उसको परचेज करके अपनी फैक्ट्री तक लाने के लिए आपने लेबर चार्जेस पे किए हैं, तो दैट लेबर चार्जेस विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ मशीन। जैसे आप इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ऐड करते हो एसेट की कॉस्ट में, क्यों? क्योंकि उसके बगैर एसेट आपकी फैक्ट्री में इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, तो दैट इंस्टॉलेशन चार्जेस विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ मशीन। दूसरा, इनिशियल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग। कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एसेट रिमूव करूंगी एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ और अगर उसमें कोई खर्चा आएगा उसको हम कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग बोलते हैं। तो ये तीनों चीजें आपने एसेट की कॉस्ट में ऐड करनी है। फर्स्ट कॉस्ट ऑफ परचेज, दूसरा ऑल अदर एक्सपेंसेस जो नेसेसरी हैं टू ब्रिंग द एसेट टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, और तीसरा है कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग। अब रजे ध्यान से सुनना मेरी बात, इसमें मैंने कहा था अगर आपकी टेस्टिंग फी आ रही है, सपोज करो आपने एक पर्टिकुलर मशीन को टेस्ट किया, तो उसमें आपकी अगर कोई कॉस्ट आ रही है तो आप क्या करोगे, उसको नॉन करंट एसेट में ऐड कर दोगे। लेकिन अगर जब आप मशीनरी टेस्ट कर रहे थे, आपने जो यूनिट्स बनाए वहां से आपको उसको बेचने से रेवेन्यू आ रहा है, तो वो रेवेन्यू क्या कर दोगे, लेस कर दोगे कॉस्ट ऑफ एसेट। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? 2 मिनट्स का टाइम लगाओ, ये पॉइंट फटाफट से रिव्यू करो, जल्दी करो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ आया राजे यहां तक? ओके, ठीक है। कर लिया रिवाइज? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स राजे कोई दिक्कत यहां तक किसी को? डन है? चलो नेक्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं।
मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन क्या है? देखो वैसे तो काफी सारे मेथड हैं, बट दो मेन मेथड कौन कौन से हैं? एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड इक्वल डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है ऑन कॉस्ट ऑफ एसेट। कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। इससे आपकी डेप्रिसिएशन जाएगी और हर साल सेम डेप्रिसिएशन रहेगी। उसके बाद डब्ल्यूडीवी मेथड। डब्ल्यूडीवी मेथड में मैंने क्या लिखवाया था? देखो डब्ल्यूडीवी मेथड का मतलब क्या हुआ, जिसको हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। सपोज करो एक मशीनरी है, मैंने 10,000 की खरीदी और उस पर 10% डेप्रीसिएशन लगा रही हूँ। यानी कि फर्स्ट ईयर की डेप्रीसिएशन कितनी आएगी? 10,000 का 10% इक्वल्स टू 1,000। सेकेंड ईयर की डेप्रीसिएशन कितनी आएगी? 10,000 माइनस 1,000 और उसका 10% इक्वल्स टू 9,000। उसी तरह से थर्ड ईयर की डेप्रीसिएशन 900 आएगी ना, 900। उसी तरह से थर्ड ईयर की डेप्रीसिएशन जो है वो हम कैरिंग अमाउंट पर लगा देंगे 10%। ये आ जाएगा रजे आपका 81,000 या 8100 समथिंग। तो बेसिकली मैं आपको समझाना क्या चाहती हूँ? मैं समझाना ये चाहती हूँ कि एज पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, दोनों में से इसको जो मर्जी कह लो, आपकी हर साल जो डेप्रीसिएशन चार्ज हो रही है वो डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो राजे ये हम मेथड तब यूज करते हैं जब मैंने इनिशियल ईयर्स में एसेट को ज्यादा यूज करना हो और आगे आने वाले सालों में एसेट को कम यूज करना हो। समझ गए ना मेरी बात? कहते दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट कि जो कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स है, जैसे जैसे एसेट ओल्ड होता जाता है वो बढ़ता जाता है कॉस्ट ऑफ रिपेयर। देयरफॉर डेप्रीसिएशन अर्लियर ईयर्स में ज्यादा है और जो रिपेयर कॉस्ट है अर्लियर ईयर्स में वो कम है। और इन लेटर ईयर्स डेप्रीसिएशन कम होती जाती है और रिपेयर कॉस्ट ज्यादा होती है। ये नॉर्मली कौन से एसेट हैं? जो टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं। समझ आ गई मेरी बात? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स रह जाए, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? डन है? ठीक है, ओके। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है डेप्रीसिएशन का, ये हमने समझना है। देखो डेप्रीसिएशन की आपकी बुक में दो तरह की एंट्री दी हुई है। फर्स्ट, अगर तो आपने एसेट की वैल्यू रिड्यूस करनी है, ठीक है, यानी कि आप जो एसेट का लेजर मेंटेन कर रहे हो वो रजे कैरिंग अमाउंट पर कर रहे हो। ध्यान देना, एसेट का जो लेजर मेंटेन कर रहे हो वो कैरिंग अमाउंट पर कर रहे हो। तो उस केस में आपका जो मेथड आएगा वो आएगा, डेप्रीसिएशन की एंट्री आएगी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू नॉन करंट एसेट का अकाउंट। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट हो गया। और नॉन करंट एसेट एसेट है, एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट हो गया। दूसरा, अगर आप एसेट की वैल्यू रिड्यूस करना नहीं चाहते, मतलब लिख लो यहां पर जो आपका एसेट का लेजर है वो कॉस्ट पर मेंटेन हो रहा है। तो अगर एसेट कॉस्ट पर मेंटेन हो रहा है तो आप देखो आपकी बैलेंस शीट में एसेट जो है रजे वो कॉस्ट पर मेंटेन है। एसेट के अगेंस्ट में डेप्रीसिएशन चार्ज करूंगी, डेप्रीसिएशन इकट्ठी करती जाऊंगी। कौन से अकाउंट में? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो यहां पर एंट्री क्या आएगी? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। समझ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स रजे, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, ठीक है, चलो। अब एक काम करते हैं, टाइम हमारे पास अभी लिमिटेड है। हम लोग एक काम करेंगे, ये वाला पार्ट जो है करेंगे कल के लेक्चर में कैरी, और फिर कल आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर की रिवीजन शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलो।